नमस्कार बच्चों, गुरुकुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। में आज हम वाले हैं चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होती है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि चिन्ह परिपाटी क्या होती है। जब हम दूरियां नापते हैं, ठीक, जैसे बिंब की दूरी नापना है हमें या प्रतिबिंब की दूरी नापना है, तो कब धनात्मक लेंगे कब ऋणात्मक लेंगे, ठीक, कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है, ये डिपेंड करता है वस्तु की स्थिति पर। वस्तु किस ध्रुव के किस ओर रखी हुई है, बाएं तरफ रखी है कि दाएं तरफ रखी है। तो दूरियां नापने के लिए कब धनात्मक लेना है कब ऋणात्मक लेना है, इन समस्या के निराकरण के लिए कुछ परिपाटी बनाई गई, कुछ नियम बनाए गए, जिसे हम चिन्ह परिपाटी कहते हैं। चिन्ह परिपाटी के नियम के आधार पर हम सूत्रों में इनका मान रखते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि वस्तु की दूरी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, वस्तु या बिंब की दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर है। अब यदि ये वस्तु ध्रुव के बाईं तरफ रखी है तब -5 लेंगे, यदि दाएं तरफ रखी है तो +5 लेंगे। तो जब हम वैल्यू पुटअप करते हैं तब साइन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। साइन का ध्यान रखना होता है कि कहाँ प्लस रखना है और कहाँ नेगेटिव रखना है, ठीक है। तो इन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए चिन्ह परिपाटी बनाई गई है, जो सभी के लिए लागू होती है, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, सबके लिए यही चिन्ह परिपाटी लागू होती है, ठीक। यहां पे आप देख रहे हैं एक अवतल दर्पण दिया गया है। अवतल दर्पण के थोड़ी सी दूरी पर बिंब रखा हुआ है, ठीक है, ए बी एक बिंब रखा है बच्चों। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ए बी, ये बिंब अर्थात वस्तु रखी हुई है और इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्रुव कहाँ है, ये पी ध्रुव है आपका, ठीक है। ध्रुव से वस्तु रखी हुई है बाईं तरफ। कहाँ पे रखी हुई है, बाईं तरफ। मान के चलते हैं कि u दूरी पर वस्तु रखी हुई है, u दूरी पर बच्चों, ठीक, कितनी दूरी पर रखी है, u दूरी पर, ठीक। अब ये u हम कैसा, यदि बाएं तरफ है, वस्तु कहां पे रखी है, बाईं तरफ है, तब हम u कैसा लेंगे, हम ऋणात्मक लेंगे। जैसे 5 सेंटीमीटर है तो -5 आएगा, ठीक। अब इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, देखिए प्रतिबिंब बन रहा है आपका यहाँ। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो v, मान के चलो वो v दूरी पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये कैसे नापेंगे हम, जैसे मान के चलो ये 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, तो ये बराबर आपका -u = 5 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा -v = 3, ठीक। कहने का मतलब है कि v = -3 हो जाएगा और यहाँ पे u = -5 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ध्रुव के बाएं तरफ दूरियां हम नाप रहे हैं, इसलिए, ठीक है बच्चों। तो चिन्ह परिपाटी का पहला नियम कहता है, चिन्ह परिपाटी का पहला नियम कहता है कि दूरियां हमेशा, यदि हमें दूरियां नापना है, बिंब हो चाहे प्रतिबिंब, उन दूरियों को हमेशा ध्रुव से नापा जाता है, ठीक है, हमेशा पी ध्रुव से नापा जाता है। आप चाहे बाईं तरफ नापें या फिर दाईं तरफ नापें, ठीक है। तो सबसे पहला है कि ध्रुव से दूरियां नापी जाती हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट आ जाएगा इसमें, यदि दूरियां बाएं तरफ माप रहे हैं, ध्रुव के बाएं तरफ दूरियां नापी जा रही हैं, तब क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। और यदि दाएं तरफ माप रहे हैं तो दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा यहां पर, यदि बाएं तरफ है तब आपका क्या आएगा, ऋणात्मक, नेगेटिव आएगा। और यदि दाएं तरफ दूरियां नापी जा रही हैं तब आपका पॉजिटिव आएगा। जो भी दूरी आप नापेंगे वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है बच्चों। तीसरा पॉइंट आ जाता है यहां पर, तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट, अब अभी आपने क्या देखा, दूरियां नापी। अब आपसे बोला जाए कि बिंब की लंबाई को हम धनात्मक मापेंगे कि ऋणात्मक, पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई या पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे। तो इसके लिए भी चिन्ह परिपाटी में एक नियम दिया गया है कि दूरियां या लंबाई जो हम माप रहे हैं, ठीक है, वस्तुओं की लंबाई या प्रतिबिंब की लंबाई हमेशा अक्ष से मापते हैं। ध्यान देना बच्चों, ये मुख्य अक्ष है, आपको ये दिखाई दे रही है, ये मुख्य अक्ष है,
अब वस्तु रखी है अक्ष के ऊपर की ओर रखी है, तो लंबवत हम मापेंगे, कहां से नापेंगे बच्चों? मुख अक्ष से ऊपर की ओर नापेंगे हम इसको, ठीक है, ऊपर की ओर, और मुख अक्ष से इसको हम नीचे की ओर नापेंगे। कहने का मतलब तीसरा पॉइंट रहेगा कि बिंब या प्रतिबिंब की जो लंबाई है या उसकी हाइट है वो हमेशा मुख अक्ष से नापी जाती है। कहां से नापी जाती है बच्चों? मुख अक्ष से नापी जाती है, मेन एक्सिस से मेजरमेंट किया जाता है इसका, ठीक है। चौथा पॉइंट आ जाएगा आपका इसमें, यदि प्रतिबिंब या वस्तु की हाइट को आप मुख अक्ष के ऊपर नाप रहे हैं, ठीक है, ऊपर नाप रहे हैं, तब क्या आएगी? वो धनात्मक आएगी। यदि मुख अक्ष के ऊपर नाप रहे हैं तो वो आएगी धनात्मक, पॉजिटिव आएगी। और यदि मुख अक्ष के नीचे की ओर आप नाप रहे हैं तो वो किस में आएगी? ऋणात्मक। ध्यान रखना बच्चों, यहां पर इस डायग्राम के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि वस्तु की लंबाई मान के चलो कि ये 6 मीटर है, वस्तु की लंबाई कितनी है? 6 मीटर है, तो ये धनात्मक आएगी। क्यों? क्योंकि मुख अक्ष से ऊपर की ओर नाप रहे हैं। यदि मुख अक्ष से नीचे की ओर नाप, जैसे प्रतिबिंब आपका ये नीचे की ओर बन रहा है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा? उल्टा बन रहा है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी? वो होगी आपकी माइनस में नापेंगे हम, जो इसकी जो लंबाई होगी आपकी वो किसमें? मान के चलो आई है, इसकी लंबाई कितनी है? आई, तो माइनस आई हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों। याद रखना एक बात और ध्यान रखना कि वस्तु की लंबाई, ठीक है, यदि हम वस्तु की लंबाई मापते हैं, इस बात का और ध्यान रखना बच्चों, जब हम कुछ सवाल करेंगे तो उसमें इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। जैसे वस्तु की लंबाई, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, यदि वस्तु की लंबाई की बात की जाए, वस्तु की लंबाई को हम ऑब्जेक्ट से मेजर मतलब बोलते हैं कि इसकी हाइट कितनी है, लंबाई कितनी है, तो ऑब्जेक्ट, ठीक है। यदि प्रतिबिंब की लंबाई की बात करें हम, ठीक है बच्चों, प्रतिबिंब की यदि हम लंबाई की बात करें तो इसके लिए हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वस्तु की दूरी की बात करें, यदि हम वस्तु की दूरी की बात करें, वस्तु की दूरी, इसे हम यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। प्रतिबिंब की दूरी की बात करें हम, ठीक, प्रतिबिंब की दूरी की बात करें तो इसे हम वी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये 4 सिंबल हमें याद रखने होते हैं कि कहां कौन सा सिंबल यूज होगा और कहां धनात्मक होगा और कहां ऋणात्मक होगा। इसको एक ट्रिक से समझ सकते हैं बच्चों, इसको हम एक ट्रिक से समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले लंबाई की बात करें, ऊपर मींस पॉजिटिव। यदि ऊपर हाइट माप रहे हैं हम, ठीक है, हाइट को हम क्या कर रहे हैं? नाप रहे हैं, तो वो कैसा आएगा? पॉजिटिव। ऊपर जा रहे हैं मतलब पॉजिटिव, नीचे जा रहे हैं मींस नेगेटिव। यदि नीचे की हम बात कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर हम लंबाई नाप रहे हैं, तो वो क्या होगी? ऋणात्मक होगी, निगेटिव होगी, ठीक। ऐसे अपना बायां हाथ, इसको नेगेटिव, अर्थात इससे ज्यादा कार्य नहीं होता है, तो इसको हम बोलते हैं कि नेगेटिव वर्ग। यदि ध्रुव से बाएं तरफ दूरियां नापी जा रही हैं तो ऋणात्मक, और ध्रुव से यदि दाएं तरफ दूरियां नापी जा रही हैं तो धनात्मक, ठीक है। यदि मुख अक्ष के ऊपर की ओर लंबाई नाप रहे हैं तो कैसी रहेगी? धनात्मक, और मुख अक्ष से नीचे की ओर है तो ऋणात्मक रहेगी बच्चों। अभी हमने देखा कि चिन्ह परिपाटी नियमों का पालन कैसे करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि दर्पण सूत्र क्या है और आवर्धन क्या है, ठीक है। आवर्धन में हम ये बताते हैं कि किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वह प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा है, ठीक है। मान के चलो कि ये पेन फिर किसी भी दर्पण के सामने रखा है और इसका प्रतिबिंब इस प्रकार से बन रहा है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि इस प्रतिबिंब की लंबाई इस वस्तु से कितनी गुना बड़ी है, कितनी गुना है, आपको ये बताता है कितना आवर्धित है। आवर्धन का मतलब क्या होता है? बड़ा रूप, ठीक है ना। जैसे ये पेन है, पेन से ये कितना आवर्धित है, अर्थात कितना बड़ा है, कितने गुना बड़ा है, ये बताता है। अर्थात प्रतिबिंब इस वस्तु से कितना गुना बड़ा है, अर्थात कितना आवर्धित है, ये आवर्धन कहलाता है, ठीक है। तो इसको हम एक सूत्र के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं। और दर्पण सूत्र मान के चलो कि ये वस्तु दर्पण से यू दूरी पर रखी है और प्रतिबिंब बन रहा है वी दूरी पर,
ठीक है, और इसकी फोकस दूरी f है। तो इन तीनों में संबंध बताने वाले सूत्र को हम दर्पण सूत्र कहते हैं। ठीक है, दर्पण सूत्र को हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं बच्चों। देखिए, दर्पण सूत्र के लिए हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। देखो, इसमें 1/f = 1/v + 1/u। अब देखिए यहाँ पे f क्या है, f है फोकस दूरी, अर्थात जहां पे भी फोकस बन रहा है या प्रतिबिंब बन रहा है उस प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी कितनी है वो ये बता रहा है। ठीक है, तो देखिए 1/f = 1/v + 1/u। अब यहाँ पे ध्यान ये देना होगा बच्चों कि प्रतिबिंब ध्रुव के बाईं तरफ बन रहा है कि दाईं तरफ बन रहा है। यदि प्रतिबिंब ध्रुव के बाईं तरफ बन रहा है तो v का मान क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, निगेटिव आएगा। यदि प्रतिबिंब ध्रुव के दाईं तरफ बनेगा तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक, ऐसे वस्तु या बिंब यदि बाईं तरफ है, लेफ्ट साइड है, तो ये नेगेटिव रहेगा u का मान, यदि राइट साइड है तो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ऐसे f का है, यदि फोकस ध्रुव के बाईं तरफ बन रहा है तो ये नेगेटिव आएगा, यदि राइट साइड बन रहा है, दाईं तरफ बन रहा है तो पॉजिटिव आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये दर्पण सूत्र हो जाता है। अब दर्पण सूत्र का उपयोग कहाँ होता है, मान के चलो बच्चों हमारे पास v का मान है और u का मान है, तो आप f को मेजर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मान के चलो फोकस दूरी दी है और वस्तु की दूरी दी है और आपसे बोला जाए क्वेश्चन में कि प्रतिबिंब की दूरी निकालिए, तो इस सूत्र के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दर्पण सूत्र है, ये केवल दर्पणों के लिए लागू होता है। ठीक है, इसी प्रकार से एक लेंस सूत्र होता है, आगे चल के उस पर चर्चा करेंगे हम। ठीक है, अब मान के चलो यहाँ पे आपका दिया फोकस दूरी दी है, प्रतिबिंब की दूरी दी है, आपसे बोला जाए वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है, तो आप बता सकते हैं कि वस्तु कितनी दूरी पर रखी है। इस सूत्र में मान रख के आप बता सकते हैं, आसान तरीके से बता सकते हैं, मान रख सकते हैं। ठीक, अब आवर्धन की हम बात करें, आवर्धन में मैंने बताया था कि आवर्धन का मतलब है कि प्रतिबिंब वस्तु से कितना आवर्धित है, कितना बड़ा है, अर्थात कितने गुना बड़ा है, ये बताता है। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे आवर्धन m बराबर होता है, यहां पे देखेंगे I/O। I रिप्रेजेंट कर रहा है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की हाइट कितनी है, लंबाई कितनी है। O रिप्रेजेंट कर रहा है आपका बिंब की लंबाई या बिंब की हाइट क्या है। मान के चलो क्वेश्चन में आया कि एक वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है बेटा, उसकी भी 5 सेंटीमीटर लंबाई है। ठीक, अब आपसे बोला जाए बताइए इसकी आवर्धन क्या होगी, तो आप निकाल लोगे तुरंत, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई 5/5/1, अर्थात सेम आकार का है, समान साइज का है। ठीक है, जितना आकार वस्तु का उतना प्रतिबिंब का है, तो आप बता सकते हो ऐसे इसको निकाल के, m = प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ठीक है बच्चों, अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ सवाल करते हैं बच्चों। पहला सवाल है, देखिए हम पहला सवाल दिया गया है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। अब मुख्य फोकस क्या कहलाता है, पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए मुख्य फोकस को आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान के चलो यहाँ पर एक अवतल दर्पण बना हुआ है, ये उसकी मुख्य अक्ष है, मेन एक्सिस है, ये इसकी वक्रता केंद्र है, ये इसका मुख्य फोकस है और यहाँ पर ये ध्रुव है। ठीक है बच्चों, अब फोकस को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मेन अक्ष या मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है अवतल या उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, अब मुख्य फोकस देखिए बेटा, मुख्य फोकस यहां पर ए है, तो ध्रुव से इसकी दूरी को हम f से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल f से, और ध्रुव से
वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो r और f में एक रिलेशन होता है, r बराबर 2f, अर्थात जितनी फोकस दूरी होती है उसकी दुगनी वक्रता त्रिज्या होती है। ये हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दुगनी होती है। ठीक है, इससे संबंधित भी हम सवाल करेंगे। तो मुख्य फोकस क्या हो गया बच्चों? पहली बात तो यह है कि वक्रता त्रिज्या की बीच वाला जो पॉइंट है, मध्य भाग को हम मुख्य फोकस कहते हैं। दूसरी परिभाषा आप बता सकते हो कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वही बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है यहां पर, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? अभी मैंने आपको एक सूत्र बताया था, R = 2f, अर्थात किसी भी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की कैसी होती है? दुगनी। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? वक्रता त्रिज्या कितनी दी है बच्चों? 20 सेंटीमीटर दी है। 20 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा यहां पर? 2f। तो यहां पे उसकी फोकस दूरी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर बच्चों। कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी आ जाएगी। तो यहां पर f बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। ठीक, उस दर्पण का हमें नाम बताना है जो सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। ठीक, तो सबसे पहले आप समतल दर्पण के बारे में बात करें तो देखिए, समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? समान साइज का बनता है। कैसा बनता है बच्चों? समान साइज का। तो समतल दर्पण तो होगा नहीं, समतल दर्पण तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप वस्तु को कहीं रख दें उसका प्रतिबिंब उतना का उतना ही बनता है, छोटा बड़ा प्रतिबिंब नहीं होता है। छोटा बड़ा प्रतिबिंब होता है अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में। तो दूसरा हम देखें अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण की जो विभिन्न स्थितियां रहती हैं उसमें देखिए बेटा, एक स्थिति केवल ऐसी होती है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है और आभासी बनता है। एक स्थिति बस ऐसी है और आवर्धित बनता है। वो स्थिति कौन सी होती है बेटा? जैसे यहां पर आपका अवतल दर्पण है, ठीक है, ये इसका ध्रुव है और ये इसका फोकस है। यदि वस्तु को आप ध्रुव और फोकस के बीचों बीच कहीं भी रखते हैं, यदि इस वस्तु को आप इसके बीचों बीच रखते हैं, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीचों बीच रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की ओर सीधा और आवर्धित बनेगा, अर्थात वस्तु से बड़ा बनेगा। इस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा बच्चों। केवल एक ही स्थिति है अवतल दर्पण में, तो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अब तीसरा यदि आप देखें उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में आपको पता है प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनते हैं और वस्तु से छोटे बनते हैं। तो तीसरा वाला भी नहीं होगा, सही कौन सा होगा? अवतल दर्पण होगा बच्चों। ठीक है, तो तीसरे में क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, चौथा है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? देखिए, साइड ग्लास आपने देखा होगा, 4 व्हीलर 2 व्हीलर बस आप देखते हैं जो साइड मिरर रहते हैं वो साइड मिरर उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की पहचान क्या होती है? आप हाथ से छूकर उत्तल दर्पण की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, मान के चलो कि ये उत्तल दर्पण है, आपको छूकर बताना है कि उत्तल दर्पण है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे? ऐसा कुछ छूकर देखेंगे। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जब हम छूकर देखते हैं जो हमारी फिंगर टिप होती है ना, ये हमारी बॉडी की सबसे ज्यादा सेंसिटिव वाली पार्ट रहती है, अर्थात ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव रहती हैं। आप छूकर ऐसे बता सकते हो कि ये क्या है। ठीक है, तो आप छूकर बताएंगे यदि उभरा हुआ दर्पण है, ठीक है, उसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? उभरा हुआ है, तो वो उत्तल दर्पण होता है। तो आप चेक करना, चाहे बाइक हो, चाहे बस हो या 4 व्हीलर हो, उसके साइड मिरर का परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ रहता है, अर्थात उत्तल दर्पण होता है। अभी उत्तल दर्पण क्यों, उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, देखिए यहां पे उत्तल दर्पण की यदि हम बात करें, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है बच्चों? हमेशा छोटा और आभासी बनता है।
प्रतिबिंब बनता तो उसमें सीधा है, लेकिन कैसा बनेगा, छोटा बनेगा बच्चों। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनता है। ठीक है, मान के चलो कि ये आपका क्या है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये उत्तल दर्पण है। अब वस्तु रखी है कहां पर, अनंत पे रखी है, तो इसका प्रतिबिंब आभासी यहाँ पीछे की ओर बनेगा, लेकिन बिंदु आकार का, बहुत छोटा बनेगा। अब मान के चलो कि अनंत और ध्रुव के बीचों बीच वस्तु रखी है। वस्तु कहां रखी है, ध्रुव और अनंत। ठीक है, वस्तु अनंत और ध्रुव के बीचों बीच कहीं भी वस्तु रखी है, मान के चलो ए बी वस्तु ये रखी है यहां पर। ठीक है, ये रखी है, तो इसका प्रतिबिंब ध्रुव के दाईं ओर तो बनेगा, आभासी तो बनेगा, लेकिन वस्तु से छोटा रहेगा। अब छोटा प्रतिबिंब है तो बच्चों आप ये बताइए बेटा, देखो वस्तु यहां रखी रहेगी तो वो भी ये कैप्चर करेगा, वस्तु यहां रखी रहेगी वो भी ये कैप्चर करेगा, यहां रखी रहेगी वो भी कैप्चर करेगा, यहां रखी रहेगी वो भी कैप्चर करेगा। तो जरा सोचो बच्चों कि इतना एरिया कवर कर रहा है ये दर्पण, कितना एरिया कवर कर रहा है, इतना एरिया कवर कर रहा है, इसका प्रतिबिंब यहां बनाने की क्षमता रखता है। अर्थात उत्तल दर्पण का उपयोग करने से जो पीछे का अधिकांश भाग है वो आप दर्पण के माध्यम से देख सकते हैं, इसीलिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं साइड मिरर में। अब मान के चलो अवतल दर्पण का उपयोग करने लगे तो अवतल दर्पण का प्रतिबिंब एक तो अधिकांश स्थिति में कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और उल्टा बनेगा, तो अवतल दर्पण का उपयोग कर ही नहीं सकते। अब मान के चलो समतल दर्पण का उपयोग करते हैं आप बोलो कि सर हम तो समतल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं, तो देखिए समतल दर्पण में क्या होगा, कंपेयर करना दोनों में आप। ठीक है, मान के चलो आपने समतल दर्पण लगा दिया इस टाइप से, ठीक है, साइड मिरर में। यदि समतल दर्पण लगाओगे तो देखो अब क्या होगा, यहां से प्रकाश किरण आई, ये सीधी आएंगी, ये यहां पर आई, ठीक, ये प्रकाश किरण आई। अब यहां पे कोई गाड़ी है पीछे, ठीक है, इसका प्रतिबिंब एक तो बहुत दूरी पे बनेगा, दर्पण की जितनी, दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर है, समतल दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण से उतना पीछे की ओर बनता है। एक तो दूरी पे बनेगा तो वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, दूसरी बात सिर्फ इतना एरिया कवर कर पाएगा जो दर्पण के जस्ट सामने है, दर्पण की जो सामने ही बस है वही बस एरिया को कवर कर पाएगा। तो बच्चों आप बताइए कि इतना एरिया कवर करना ज्यादा सही रहेगा कि सिर्फ इतना से एरिया कवर करना ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं जिससे अधिकांश भाग कैप्चर हो जाए और उसका प्रतिबिंब के रूप में हमें यहां दिखाई दे, क्योंकि पास में भी दिखता है, बिंदु मतलब छोटे आकार में प्रतिबिंब दिखता है, आवर्धित नहीं होता है, छोटा आकार दिखता है। ठीक है, ये किसमें, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, ये आप बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चन और हैं, जैसे यहां पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया गया है कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 32 सेंटीमीटर है। तो बच्चों मैंने इसका भी सूत्र आप लोगों को बताया है कि R इक्वल टू 2F, R इक्वल टू 2F होता है, अर्थात किसी भी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दुगनी होती है। ठीक है, फोकस दूरी जितनी रहेगी उसकी दुगनी रहेगी उसकी वक्रता त्रिज्या। तो इसमें सीधा सीधा हम मान रखेंगे R वक्रता त्रिज्या कितनी दी है बच्चों, 32 दी है। ठीक, तो यहां पे क्या होगा, F बराबर आपका आ जाएगा यहां पर 2 एकम 2 और 2 से हम 32 को काटेंगे तो 16 आ जाएगा, तो यहाँ पे 16 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, ये आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अर्थात जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु से कितना गुना है, बड़ा है, 3 गुना है। तो इसकी हम कंडीशन को नोट कर लेते हैं कि जो कंडीशन वो बोल रहे हैं वो कंडीशन क्या है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई अर्थात I बराबर, ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई I बराबर क्या है बच्चों, 3O को रिप्रेजेंट कर रहा है वस्तु की लंबाई। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, I/O इज इक्वल टू 3।
ठीक, तो I अपॉन O ये क्या है, m का मान है, बराबर क्या है m, अर्थात इसकी जो आवर्धन है वो है 3, अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से 3 गुना है। ठीक है, 3 गुना आवर्धित है तो m का मान ये दिया हुआ है। ठीक है, अब u का मान दिया है, अर्थात ध्रुव से वस्तु की लंबाई या वस्तु की दूरी कितनी है, दूरी दी है 10 सेंटीमीटर। कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। अब ये 10 सेंटीमीटर हम धनात्मक लेंगे कि ऋणात्मक लेंगे, क्योंकि इन्होंने बोला है अवतल दर्पण के ध्रुव से बाईं तरफ वस्तु रखी है, तो सामने रखी मतलब बाईं तरफ, तो हम लेंगे इसको माइनस में बच्चों। किस में लेंगे हम, माइनस में। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, इसमें प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है हमें निकालना है बच्चों। यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, मतलब v इक्वल टू हमें निकालना है क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इसको हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हम जानते हैं कि m बराबर, देखिए बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं कि m बराबर होता है v अपॉन u, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी अपॉन वस्तु की दूरी, v अपॉन u। इसमें हम मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, m इक्वल टू b का मान कितना है, यहाँ पे देखिए b का मान हमें निकालना है, तो b का मान हम जो करते हो रख देंगे। ठीक है, v का v ही रहेगा, u का मान कितना है -10, m का मान कितना दिया है बच्चों, m का मान दिया है 3, तो v इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पर v हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर, अर्थात प्रतिबिंब कितनी दूरी पर रखा हुआ है बेटा, v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, -30, अर्थात 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। अब यहाँ पर जो माइनस साइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रतिबिंब ध्रुव के बाईं तरफ बन रहा है, अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव आपका आंसर आ जाएगा, v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं, बस 2-3 आपको सूत्र याद रखना है। सबसे पहले तो आप कौन सा सूत्र याद रखेंगे कि R बराबर 2F ये होता है। दूसरा सूत्र आप याद रखेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है बेटा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण सूत्र होता है। तीसरा आप याद रख सकते हैं, इससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं बच्चों। ठीक है, इससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको याद रखना बहुत जरूरी है। आवर्धन m बराबर याद रखना है आपको, आवर्धन m बराबर I अपॉन O। I का मतलब होता है यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई और O का मतलब होता है यहाँ पर बिंब की लंबाई, या फिर v अपॉन u होता है। ये सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों। ठीक बच्चों, आज हमने पढ़ा है चिन्ह परिपाटी क्या है और चिन्ह परिपाटी का पालन कैसे करना चाहिए, आवर्धन क्या है और दर्पण सूत्र क्या होता है, और दर्पण सूत्र में जब हम वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी का मान रखना होता है तो हम कब धनात्मक रखते हैं, कब ऋणात्मक रखते हैं, और इससे संबंधित हमने कुछ सवाल किए। बच्चों, यदि आपको आपके मन में कोई जिज्ञासा या कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, उसका समाधान आपको मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।